हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम व्याकरण समझें। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से अथवा जो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना एवं बोलना सिखाता है। व्याकरण के बिना हम न सही तरीके से बोल सकते हैं, न हमें सही तरीके का उच्चारण का ज्ञान हो सकेगा, न लिख पाएंगे, न वर्तनी का ज्ञान हो पाएगा। इसलिए व्याकरण पढ़ना अति आवश्यक है। तो व्याकरण की परिभाषा हो गई। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें पढ़ना, लिखना एवं बोलना सिखाता है। अब व्याकरण बनने के लिए सबसे पहले तो भाषा बनी। जब मनुष्य एक दूसरे को अपने भाव की अभिव्यक्ति करना शुरू किया तो पहले भाषा बनी, उस भाषा के बाद व्याकरण की बात हुई। किंतु व्याकरण पढ़ने के लिए हमें व्याकरण को जानना आवश्यक था। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से बोलकर या लिखकर अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति की जाती है। जैसे मान लिया मुझे कहना है तुम मेरे साथ चलो, मेरे मन में तुमको साथ लेकर चलने की बात है। जब तक मैं बोलूं नहीं तब तक तुम समझ नहीं पाओगे कि मुझे साथ चलना है। जब मैं बोलूंगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि साथ चलना है और तुम मेरे साथ चलोगे। इसलिए बोलकर अभिव्यक्ति हो गई। किन्हीं बातों को हम लिख कर भी बोलते हैं। यह तुम्हारी किताब है, मैंने बोला तो नहीं लेकिन लिखा, यह तुम्हारी किताब है। तो किताब के बारे में तुम्हें जानकारी मिल गई कि वो मेरी ही किताब है, किसी दूसरे की किताब नहीं है। इसलिए हम परिभाषा करते हैं कि जिसके माध्यम से बोलकर या लिखकर अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति की जाती है। अब है लिपि। किसी भी भाषा को बोलने के लिए तो ध्वनि की आवश्यकता होती है, किंतु लिखकर व्यक्त करने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। तो लिपि किसी भी भाषा को जिस ध्वनि चिन्हों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है अथवा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। लिपि के अभाव में किसी चीज का संकेत होना मुश्किल है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, ये क है, यह तो एक आकार दिया गया है। इस आकार को हम लोगों ने नाम दिया क। तो जहाँ कहीं भी इस तरह का आकार दिखता है हमें पता चलता है कि यह क है। कहीं लिख गया ज लिखा तो गया। अब ये हम जानेंगे कि इसका नाम ज है, तो जहाँ कहीं भी ऐसे आकृति मिलेगी हम उसको ज के नाम से जानेंगे, उसको ज कहकर ही पुकारेंगे। ये जब तक लिपि नहीं होगी तब तक भाषा का लिख कर व्यक्त होना संभव नहीं होगा। लिपि ही उसका प्राण है। लिपि के द्वारा ही भाषा लिखकर व्यक्त किया जा सकता है। आपके मन में होगा कि भाषा लिखकर और बोलकर दो तरीके से व्यक्त की जाती है। तो भाषा के दो रूप मुख्यतः होते हैं। मुख्यतः भाषा कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक है लिखित भाषा। पहले तो आप मौखिक ही लीजिए। पहले है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। आपके मन में विचार हो सकता है कि मौखिक भाषा जब थी ही तो लिखित की आवश्यकता क्यों पड़ी? मौखिक भाषा हम बोलते हैं, व्यक्त कर जाते हैं, जितनी बातें होती हैं बोल जाते हैं, वो हवा में ध्वनि निकल जाती है, उसका कोई स्थायित्व तो नहीं हो पाता, वह प्रमाण नहीं दे पाता। इसलिए अपनी बातों को, किसी भी विषय वस्तु को प्रामाणिक रूप देने के लिए, स्थायी रूप देने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ी। जब लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए लिपि का ज्ञान होना पड़ा। लिपि के ज्ञान होने से लिखित भाषा के रूप में हमारी सारी बातें सुरक्षित हो गई। अब लिखित मौखिक भाषा की परिभाषा देखिएगा कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मनोभावों को अर्थात अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जब लिख कर व्यक्त करते हैं उसको लिखित भाषा कहते हैं। अब बच्चे ध्यान देंगे,
ये भाषा तो हो गई। अब ये बोलना इसलिए आवश्यक था कि लिखित, मौखिक इत्यादि भाषाएं आ गई, लिपि आ गई। अब व्याकरण की परिभाषा भी हम लोगों ने जान लिया। अब देखेंगे व्याकरण बना तो व्याकरण में सब चीज को व्यवस्थित तरीके से कैसे किया गया। व्याकरण में प्रायः व्याकरण जब शुरू हुआ तो इसके भेद किए गए, भाग किए गए। वह भाग कैसे हुआ? जब लिख कर हम व्यक्त करेंगे तो जैसे क लिखा, उसमें तो केवल क ही है, इसके साथ अन्य वर्ण आएंगे तभी तो किसी शब्द का निर्माण होगा। इसलिए सबसे पहले वर्ण की बात की गई, वर्ण का विचार किया गया, वर्ण के बारे में पढ़ा गया। तो सबसे पहले वर्ण विचार हुआ। इस वर्ण विचार में हमारे भाषा की मूल निम्नतम इकाई, सबसे निम्नतम ध्वनि जिसका खंड नहीं हो सके, जिसमें विभाजन नहीं हो सके, उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा क्या हो गई? भाषा की वह मूल ध्वनि जिसके खंड नहीं हो, उसे वर्ण कहते हैं। अब यह वर्ण है तो इस वर्ण के भी भेद होते हैं। पहले आप देखिएगा, इसके नाम लिखिए, वर्ण विचार है। वर्ण विचार के बाद शब्द विचार हो गया। शब्द विचार है और व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण में शब्द के साथ पद भी चलता है। इसमें एक एक्स्ट्रा मैं जोड़कर आपको बोल रही हूँ, इसमें नहीं है, पद विचार भी है। और जब पद विचार हो गया तब उसके बाद आएगा वाक्य विचार। अब देखेंगे आपके वर्ण है तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, इसलिए शब्द विचार हो गया। जब शब्द पर कारक का, काल का, पुरुष का, वचन का अधिकार हो जाता है तब वह पद बन जाता है। और कई पदों को जब एक साथ करते हैं उसका सार्थक समूह वाक्य बन जाता है। इसलिए वाक्य की निम्नतम इकाई क्या है? वर्ण है। तो पहले हम लोग वर्ण को देखेंगे कि वर्ण में क्या है। परिभाषा हमने कहा कि भाषा की निम्नतम इकाई अर्थात मूल इकाई जिसके खंड या टुकड़े न हो सके उसे वर्ण कहते हैं। यह वर्ण कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण का सबसे पहला प्रकार हो गया स्वर वर्ण। इसी स्वर वर्ण के साथ अब दूसरा देखिएगा व्यंजन वर्ण, और इसी के साथ अयोगवाह को भी ले लिया जाए। अयोगवाह स्वर वर्ण। स्वर वर्ण ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी अन्य स्वर तंत्रियों का, अन्य वर्णों किसी का की सहायता न लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे हम स्वर वर्ण के लिए बोलते हैं अ बोलते हैं, उसमें हमारे स्वर तंत्रियों में कहीं किसी का स्पर्श नहीं होता, मेरा मुंह पूरी तरह खुला रहता है और हम इस ध्वनि को बोल लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि स्वर वह वर्ण है जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो, अर्थात जिसके उच्चारण पर किसी दूसरे पर आश्रित न रहना पड़े। दूसरा है आपका व्यंजन वर्ण। ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता हो, अर्थात जब तक स्वरेंद्रियां एक दूसरे के साथ स्पर्श नहीं करेंगी तब तक व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं होगा। हम बोलते हैं व्यंजन वर्ण में, मान लिया बोला क, तो क बोलने के लिए क में ये जो नीचे चिन्ह लगाया है इसको हल कहते हैं। हल का मतलब व्यंजन होता है। इसमें जब तक हम अ पीछे से नहीं बोलेंगे तब तक इसका उच्चारण संभव नहीं होगा। लिख तो सकते हैं इसको लेकिन बोल नहीं सकते हैं। तो क बोलते हैं, उसमें
आप बोलकर ध्यान दीजिएगा कि क बोलने में हमारे जिह्वा का पिछला भाग है वह ऊपर की ओर सटता है, बिना सटे उसका उच्चारण क का संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए हम परिभाषा करते हैं कि ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन हमने देख लिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमारे बीच जो स्वर वर्ण हैं वो स्वर वर्ण कौन कौन से हैं। तो स्वर वर्ण को देखेंगे आप, हिंदी और संस्कृत दोनों में स्वर वर्णों की संख्या में अंतर हो जाता है। स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। ये स्वर वर्ण की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। आप इसके साथ पढ़ते हैं, देखते होइएगा लिखने के लिए आप अम और अह लिखते हैं, तो अम और अह स्वर नहीं है। इसका अनुस्वार तो केवल इतना ही होता है, विसर्ग इतना ही होता है। या अ के साथ इसलिए लिखा जाता है कि किसी भी वर्ण में निम्नतम अ को बोलना ही है। जब तक अ नहीं लगेगा तब तक उसका उच्चारण संभव नहीं होगा। अकेला या बिंदु इधर उधर भटक जाए, भूल जाए, इसलिए इसको अ के साथ लिखा जाता है। तो ध्यान देंगे, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। उसके बाद आपका है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण में ध्यान दीजिएगा, क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें मूलतः लिखने के लिए वर्ण में सब में हल चिन्ह लगाया जाता है। जो हल का मतलब व्यंजन होता है या व्यंजन का चिन्ह है, इसका मतलब हुआ कि वर्णों के साथ स्वर वर्ण लगा हुआ नहीं है। उसके बाद है आपका य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह। मूलतः व्यंजन की संख्या यही है, जिसमें आपको ये 5 हैं। इन 5 को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये 5 वर्ग में बटे हुए क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसके नाम हैं क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। तो वर्गीय व्यंजन की कुल संख्या कितनी हो गई? 25, 25। उसके बाद य, र, ल, व है, इसको हम अंतस्थ कहते हैं। अंतस्थ, ये वर्गीय व्यंजन और ये अंतस्थ है। ये जो है इसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये जो है इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन इसलिए वर्गीय व्यंजनों को कहते हैं कि इनके उच्चारण में हमारी स्वरेंद्रियां कहीं न कहीं किसी न किसी से स्पर्श अवश्य करती हैं। दूसरा अंतस्थ है। अंतस्थ में य, र, ल, व जब हम बोलते हैं तो हमारी जीवा न पूरी तरह ऊपर सटती है न नीचे रहती है, बीच में ही
ऊपर नीचे होते रहते हैं। अंते स्थिता अंतस्था, जो अंत में भीतर में ही बीच में स्थित हो उसको अंतस्थ कहते हैं। और ऊष्म के 4 इसलिए हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में गर्म हवा हमारे मुंह से बाहर निकलती हो उसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इसलिए व्यंजनों की संख्या इतनी हो गई। तो ये 25 है, अंतस्थ की संख्या 4 है और ऊष्म की संख्या 4 है। मूल व्यंजन की संख्या हो गई, मूल व्यंजन की संख्या कितनी हो गई?